आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है नवभारत न्यूज 24/7 में। दर्शकों, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल छात्रों के लिए जो सीट आवंटन है उसे लेकर विवाद खड़ा हुआ है। आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी एक इंटरव्यू में हमने आपके साथ जानकारी को साझा किया। विभिन्न जो हमारे समाज के तबके हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। पनून कश्मीर चेयरपर्सन अजय चुरांगू जी हमारे साथ मौजूद हैं। आखिरकार सनातनियों के फंड से चलने वाली यूनिवर्सिटीज या संस्थान में क्यों नहीं सनातनियों के लिए जगह है, ये एक बड़ा सवाल है। सर, आप क्या कहते हैं इस पूरे मामले को जो इस समय विवाद में बना हुआ है? देखिए, जो ये विषय है, ये एक अ, बड़े विषय की तरफ हमको ले जाता है। वो ये है कि पूरे देश में जो ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिनके लिए फंड हिंदू देते हैं और जो हिंदू सांस्कृतिक या रिलीजियस प्लेसेस से वाबस्ता हैं और जो चलते हैं उन्हीं के दिए हुए फंड से, हिंदुओं के दिए हुए फंड से, उनकी उपयोगिता हिंदुओं के लिए कितनी है। और अगर ऐसा होता है कि अगर एक धार्मिक अनुष्ठान है या धार्मिक कोई इंस्टीट्यूशन है, उससे जो मोबिलाइज हुआ फंड उस धर्म के काम नहीं आया, उस धर्म के लोगों मानने वालों के काम नहीं आया, तो प्रश्न खड़ा होता है कि ये कैसी एक व्यवस्था है। ये खास तौर से हिंदू इंस्टीट्यूशंस के फंड्स किस तरह से यूटिलाइज होते हैं जहां पे उनके लिए हिंदुओं की उपयोगिता दिन ब दिन कम होती जाती है। तो माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी बेसिकली माता वैष्णो देवी से जुड़ा हुआ एक इंस्टीट्यूशन है। माता वैष्णो देवी हिंदुओं का एक प्राइम पिलग्रिम स्थान है। वहां पे हिंदुओं के चढ़ावे से जो पैसा आता है, उस पैसे को उपयोग करने के लिए, समाज के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए उपयोग करने के लिए माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी का वो उसका एक हिस्सा है। और माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी चूंकि हिंदुओं के पैसे से चल रही और बनी हुई एक यूनिवर्सिटी है, उसकी उपयोगिता प्राइमरली जम्मू कश्मीर जैसे जगह के लिए, हिंदुओं के लिए होनी चाहिए थी। तो पहली बात यह है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ऐसा ये अभी जो ये सामने आया बिल्कुल आपके सामने कि वहां पे मेडिकल कॉलेज के लिए जो सीटें हुई हैं उसमें 50 में से 42 सीट्स मुस्लिम्स को मिली। नहीं होना, ये ऐसा किसी और मुस्लिम इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा। ये ऐसी प्रक्रिया आपको किसी भी जो भी मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया में चल रही है उसको वहां पे आपको दिखेगी नहीं है। क्या लगता है आपको, कोई षड्यंत्र के तहत ये सब चीजें हो रही हैं? क्योंकि यूटी बनने के बाद तो ये जम्मू के लोग उम्मीद कर रहे थे कि जम्मू के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होगी। देखिए, पहली बात है कि जो इसको चला रहे हैं, क्या वो जो इसके ऑफिस बेयरर्स हैं, जो इसको चला रहे हैं, और प्राइमरीली इस पे अल्टीमेटली जो इसके सबसे करता धरता तो यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, वो जो इसको चला रहे हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी नहीं है कि माता वैष्णो देवी श्राइन एक हिंदू श्राइन है। माता वैष्णो देवी श्राइन से आया हुआ पैसा जो माता वैष्णो देवी ट्रस्ट में लगता है वो हिंदुओं का पैसा है। और माता वैष्णो देवी ट्रस्ट जो है उसके माध्यम से जो यहाँ पे यूनिवर्सिटी चलती है, एजुकेशन का काम होना चाहिए, उसकी प्रमुख उपयोगिता हिंदुओं के लिए होनी चाहिए। तो पहली बात है कि एट द लेवल जो लोग इसको चला रहे हैं, क्या जिस चार्टर के तहत इसको चला रहे हैं वो चार्टर ऐसा है कि भले ही सामने आपके सामने एक हिंदू ट्रस्ट है, लेकिन उसकी हिंदू ट्रस्ट की फंक्शनिंग ऐसी है कि उसकी उपयोगिता हिंदू के लिए ना हो, या एक ऐसी व्यवस्था है कि वो किसी के लिए भी हो सकता है, उसकी उपयोगिता हो सकती है। पहली बात यह है। दूसरी बात यह है कि अब जो माता वैष्णो देवी जो यूनिवर्सिटी है उसके अंडर जो मेडिकल कॉलेज है, उस मेडिकल कॉलेज में जो सिलेक्शन प्रोसेस है, उस सिलेक्शन प्रोसेस में एक पहलू ये भी है कि भाई किसी भी जगह पे ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए सिलेक्शन एक जनरल, जिसको हम नीट एग्जामिनेशन के थ्रू होता है। तो इनके पास, इनके ट्रस्ट के पास दो ऑप्शंस थी। एक ऑप्शन इनके पास थी कि ये जम्मू कश्मीर के पूल में जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है उसमें से ले लें कैंडिडेट्स को, या सेंट्रल पूल से। लेकिन दायित्व एज ए हिंदू इंस्टीट्यूशन इनका था कि भाई इन दो पूलों में से अगर ये चॉइस करते हैं कहाँ पे हिंदू के लिए इसकी ज्यादा उपयोगिता रहती है, उस दृष्टिकोण से देखते। इन्होंने उस दृष्टिकोण से इसको नहीं देखा। और दूसरी बात ये थी कि अगर ये एक बात है
कि भाई माता वैष्णो देवी के यूनिवर्सिटी के अंडर जो ये आ रहा है, जो मेडिकल कॉलेज आ रहा है, वहां पे कानून लीगली ऐसी व्यवस्था है कि भाई जो जनरल कंपटीशन में आए तो उसमें से किसी को भी हम वो सिलेक्ट कर सकते हैं कंपटीशन के रिजल्ट के हिसाब से। तो हमारे सामने सवाल आया कि यहाँ पे माइनॉरिटी प्रोटेक्शन बत्रा इंस्टीट्यूशन को भी है, तो वो क्या व्यवस्था है कि बत्रा इंस्टीट्यूशन में जो माइनॉरिटीज के लिए है माइनॉरिटी प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशन है उनके लिए माइनॉरिटी प्रोटेक्शन नहीं है। और अगर बेसिकली चार्टर में ही ये प्रॉब्लम है तो ये देखा क्यों नहीं गया? और भाजपा के टाइम पे तो हम समझते थे कि ऐसी बातों का ख्याल रखा जाएगा। आपको लगता है कि जम्मू के बीजेपी के जो लीडर्स हैं वो उस पर बात नहीं कर रहे हैं, वो पीछे हैं कहीं ना कहीं? क्या सियासत उनको ये करने को नहीं दे रही है, या वोट बैंक का कोई राजनीति है? आप कैसे देखते हैं इस चीज को? जम्मू की सिविल सोसाइटीज क्यों नहीं बात करती? देखिए, पहली बात यह है कि जम्मू की जो पॉलिटिकल पार्टी को इसका रुतबा बीजेपी की ओवरऑल पार्टी में क्या है, एक दुर्भाग्य की परिस्थिति है जहां पे उसका महत्व इन 10 साल में घटा है। मेरा मानना है, जितनी भी मेरी इंटरेक्शन है, भले ही पिछले 10 साल बीजेपी पावर में रहा हो, यहाँ का जो लोकल लेजिस्लेचर है, जो पार्टी का वर्कर है, या वो म्यूनिसिपैलिटी का हिस्सा हो या असेंबली का हिस्सा हो, वो अपने आप को एम्पावर्ड नहीं समझता है। और वो एम्पावर्ड इसलिए नहीं समझता है क्योंकि सारे डिसीजंस, क्रिटिकल डिसीजंस दिल्ली से आते हैं। तो पार्टी का एक डिसेंट्रलाइज जो एक महत्व है, डिसेंट्रलाइज एक पोजीशन में वो फंक्शन नहीं यहाँ पे। ये तो बड़ी बात हो गई, सीटों की बात है, छोटी छोटी बातें अगर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई काम करना होता है, अगर आप यहाँ के लीडर से पूछेंगे, उनको नहीं मालूम है कि डिसीजन कौन लेगा। अमित शाह जी लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर लेंगे, और लेफ्टिनेंट गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंडर जो ब्यूरोक्रेसी काम करती है वो लेंगे। तो पहले बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन नहीं है? नहीं, बीजेपी की रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन बीजेपी की पार्टी ने अपनी रिप्रेजेंटेशन को यहाँ पे काम करने के लिए कितनी स्पेस दे दी है। मुझे लगता है कि अमित शाह जी के टाइम पे एज होम मिनिस्टर यहाँ पे जो नॉर्मल पॉलिटिकल एक्टिविटी पार्टीज की होनी चाहिए थी, खासतौर से उनकी अपनी पार्टी की, उसका महत्व घटा है। उनकी कॉन्फिडेंस लेवल भी घटी है। डिसीजन मेकिंग जो अपैरेटस है और डिसीजन मेकिंग जो प्रोसेस है, उसको इस तरह से कंट्रोल में लिया गया है कि यहाँ पे किसी भी सीनियर लीडर को मालूम नहीं है अंतोगत्वा ऐसे विषयों में निर्णय किसको लेना है। अब आप कैसे देखते हैं कि इस पर जम्मू के लीडर्स को, या जम्मू के जो इम्पोर्टेंट लोग हैं जो सिविल सोसाइटी का हिस्सा है, या जम्मू के जो डोगरा की बात करते हैं, अल्टीमेटली तो वही बात है कि जम्मू के युवाओं को बेनिफिट मिलना चाहिए, वो कैसे आगे आए? क्या कुछ किया जा सकता है? मैं समझता हूँ कि भाजपा के रूल में यहाँ पे सिविल सोसाइटी का महत्व घटा है। देखिए, मैं यहाँ पे 35 साल से जम्मू में विस्थापन होकर यहाँ पे आए, कितने ही कार्यक्रम हर महीने हम करते थे जम्मू के अपने नागरिकों के से, जो जो सांझे इंटरेस्ट के कार्यक्रम होते थे। टेररिज्म पे हम बात करते थे, ह्यूमन राइट्स पे हम बात करते थे, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते थे। कितनी बार हड़ताल हुए हैं, कितनी बार डिस्कशन हुए हैं, कितनी बार सेमिनार हुए हैं। अगर आप देखेंगे ओवरऑल लेवल पे बीजेपी के टाइम पे जो हिंदू सिविल सोसाइटी की एक्टिविटी है वो घट गई है या खत्म हो गई है। अगर आप बीजेपी के पावर में आने से पहले देखेंगे, यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महत्व कितना था, और अब चैम्बर ऑफ कॉमर्स का महत्व कितना घट गया। या यहाँ पे दूसरा जो सिविल सोसाइटी का इंस्टीट्यूशन बहुत प्रोमिनेंटली काम कर रहा था, वो बार एसोसिएशन है, या जम्मू वो पहले कितना लीडिंग रोल कर रही थी। जहां पे मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज फेल होती थी, तो लीडिंग रोल यहाँ पे चैम्बर ऑफ कॉमर्स करता था, लीडिंग रोल यहाँ पे बार एसोसिएशन करती थी, या बहुत से ऐसे जो छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो वो एक्टिविटी है सिविल सोसाइटी एक्टिविटी जो यहाँ पे नॉर्मली होती थी, वो सिविल सोसाइटी एक्टिविटी भाजपा के टाइम पे खत्म हो गई है। अब ये अपना एक विषय है, ये खत्म क्यों हो गई है? इसमें एक एस्पेक्ट है कि बीजेपी पार्टी ने